देखो, ये जो आप लोग को चैप्टर भक्ति इन सूफी ट्रेडिशन करा रहा था मैं, इसमें आगे आज कराते हैं। एक मिनट। देखो, पहले भक्ति इन सूफी ट्रेडिशन में बहुत आगे हम लोग जा चुके हैं, और इसमें रिकैप कराने की जरूरत नहीं, पीछे भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। तो अरे, याद होगा आप लोग को, रिलीजन्स विद स्टेट भी मैंने करा दिया था आप लोगों को। स्टेट के साथ जो भी धर्म था उसका क्या रिलेशन था, या आप कह सकते हो जो भी राजा थे उनका धर्म के प्रति क्या रुझान था। आपको मैंने ये बताया था यहाँ पर कि जो चोला एम्परर्स जितने भी थे उन लोगों ने बुद्धिज्म, while Buddhism and Jainism had been prevented in this region for several centuries, drawing support from merchants and artisan communities। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यापारी, मर्चेंट्स और जो कलाकार या शिल्पकार थे, आर्टिशन, उन लोगों ने केवल इसको एक्सेप्ट किया, किसको, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को। लेकिन कभी भी इस क्षेत्र में जो राजा थे या जो किंग थे, उन लोगों ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। इन Interestingly, one of the major theme in Tamil Bhakti hymns is the poet's opposition to Buddhism and Jainism. This is particularly marked in the composition of Nayanar। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ तमिल में जो शिव धर्म को अपनाने वाले थे वो नैनार लोग थे, और उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो रचनाएं की, जो भी पोएम रचे, या आप कह सकते हो जो भी श्लोक जो उनके थे, उनमें अधिकतर शैव धर्म से और शिव भगवान की प्रार्थना से रिलेटेड वो सारे के सारे श्लोक थे। उसमें किसी भी तरह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का कोई मतलब नहीं था। मैंने चोला के बारे में आपको बताया था। चोल एम्परर्स थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा टेम्पल्स भी बनवाई। चोल एम्परर्स ने टेम्पल्स बनवाई, वो शिव जी की ही थी। और मैंने आपको ये बताया था कि शिव इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियरली द विजन्स ऑफ द नैनार इंस्पायर्ड आर्टिशंस। यहाँ पे जो कांसा, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा होता है, आपने देखा होगा सिल्वर टाइप का ही वो बर्तन होता है, तो उसी तरह के मटेरियल का यहाँ पे शिव का नटराज की मूर्ति बनाई गई, और वो भी चोला एम्परर्स की ही देन थी। ठीक है, अब अगर हम देखें, बोथ नैनार एंड अलवार वर रिजर्व्ड बाय द वेला peasants। ये अलवार और नैनार जितने भी दोनों के दोनों थे, ये सारे के सारे वेला पीजेंट्स, मतलब ये जो वेलाल वेलाला जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, ये लोग इनको सपोर्ट करते थे। इन्हीं के टैक्स से या इन्हीं के दान पुण्य से इनका काम चलता था। ये तो मैंने करा ही दिया है। हाँ, आप लोग को याद होगा वीर शैव ट्रेडिशंस भी मैंने करा दिया था। कर्नाटका में वीर शैव क्या होते थे, मैंने आपको बताया था कि सिल्वर के एक केस में, है ना, सिल्वर के केस मतलब चांदी का जो फ्रेम होता है, उसके अंदर छोटा सा शिवलिंग ये फिक्स करके अपने बाएं, अपने लेफ्ट जो भी इनकी भुजा होती थी उस पे बांधते थे। और इनका मानना था कि जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ये कास्टिज्म और कास्ट सिस्टम का पुरजोर विरोध करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को ये भी पता होगा, मैंने कल बताया था कि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं था। ये लोग उस चीज को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ, ये खुद शिव में ही मर्ज हो जाएंगे, शिव जी में ही मिल जाएंगे। ठीक है, और दोबारा इनका कभी भी जन्म नहीं होगा। ये जन्म मरण का जो चक्र है, इससे इनको मुक्ति मिल जाएगी।
इसलिए ये लोग हिंदुओं की तरह, जैसे कि हिंदू धर्म में आपको पता है हम लोग कोई भी डेथ होते हैं हमारे घर में कहीं भी, तो हम लोग उसका क्रिमिशन करते हैं, मतलब कि अंतिम संस्कार करते हैं, जला देते हैं। लेकिन ये लोग उनको क्रिमेटेड ना करके ब्यूरिड करते थे, मतलब जमीन में दफनाते थे मुसलमानों की तरह। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में जो धर्म था उसका किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से टूटा, किस तरह से बटा, ये देखेंगे। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन नॉर्थ इंडिया, deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples, often built with the support of rulers. However, historians have not found evidence of anything resembling the compositions of the Alavar and Nayanars till the 14th century. How do we account for this difference? अब देखो, नॉर्थ इन हमें पता है कि साउथ इंडिया जो हमारा था, साउथ इंडिया में अलवार और नैनार की तामिल्स में जो भी हैंड्स थी, या जो भी उनकी पोइट्री थी, कविताएं थी, भजन थे, कीर्तन थे, वो मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि अलवार और नैनार अलग अलग थे। ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में 14 सेंचुरी तक अलवार नैनार की तरफ कोई भी इस तरह का अकाउंट नहीं मिलता, और इस कोई भी इस तरह का एविडेंस, सॉरी, नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता, जिससे पता चले कि हाँ विष्णु और शिव की पूजा करने वाले अलग अलग तरह के लोग थे। तो हिस्टोरियन ने कैसे पता लगाया कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया की तरह ही अलवार और नैनार टाइप के विष्णु और शिव को मानने वाले लोग थे? देखते हैं। Some historians point out that in North India, this was the period when several Rajput states emerged. आपको पता है जो मिडिवियल एरा था, आधुनिक सॉरी मध्यकालीन भारत था, और उसको उस पीरियड को 750 से लेकर के, है ना, 750 से लेकर के 1526 तक माना जाता है। ठीक है। तो इस एरा में आपको पता है कि राजपूत स्टेट्स बहुत सारे इमर्ज हुए, मतलब बहुत सारे राजपूत राजाओं का उदय हुआ, राज्यों का उदय हुआ। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ these states brahmins occupied positions of importance, performing a range of secular and ritual functions. आपको पता है कि राजपूत राज्य में, जो कि हिंदू राजा ही होते थे, ब्राह्मणों की बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा थी। उन्होंने एक सुप्रीम पोजीशन सोसाइटी में ले रखी थी, और साथ ही साथ उन लोगों ने अलग अलग तरह के धार्मिक और जो भी रीति रिवाज के काम थे वो किए। There seems to have been little or no attempt to challenge their position directly. ब्राह्मण लोगों ने कभी भी, सॉरी, राजपूतों ने कभी भी ब्राह्मणों के पोजीशन को चैलेंज नहीं किया। ठीक है। At the same time, other religious leaders who did not function within the orthodox Brahmanical framework were gaining ground. अब देखो, यहाँ पर है विद इन द ऑर्थोडॉक्स, अगर आप लोग को पता हो इस वर्ड का मतलब, ब्राह्मणियल फ्रेमवर्क वर गेनिंग ग्राउंड। अब कुछ लोग, जैसे कुछ तो राजपूत लोग थे जो ब्राह्मणों के पोजीशन को नहीं चैलेंज करते थे, मतलब कि उनके महत्व को मानते थे। वो सोचते थे कि अगर हम ब्राह्मणों का अपमान करेंगे या ब्राह्मणों का किसी भी तरह से उनको, उनका जो पोजीशन है उससे उनको हम हटाते हैं या डिसमिस करते हैं, तो हमें पाप लगेगा, या ये रिलीजियस डिमेरिट होगी एक तरह से। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पुरातन पंथी, ऑर्थोडॉक्स मतलब कि पुरानी सोच से बाहर थे, जिस फ्रेमवर्क को ब्राह्मणों लोगों ने बनाया था। तो ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया जो नियम था, या ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए जो सामाजिक या सोशल नियम थे, सोशल लॉ थे, उनको कुछ लोग नहीं मानने वाले भी थे, और वो लोग अब जमीन पर ज्यादा आ रहे थे, उनकी ज्यादा संख्या बढ़ रही थी। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि राजपूत राज्य सबसे पहले जो मिडिवियल एरा में थे, वो लोगों ने डायरेक्टली ब्राह्मण लोगों को चैलेंज नहीं किया, लेकिन उनके बाद कुछ लोग ऐसे भी राजा हुए जो इन पुरानी सोचों से निकल के बाहर आए, और उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं। ठीक है। दिस इंक्लूडेड द नाथ्स, जोगी, सिद्धार्थ। मैनी ऑफ देम came from
artisanal groups, including weavers, who were becoming increasingly important with the development of organized craft production. Demand for such production grew with the emergence of new urban centers and long distance trade with Central Asia and West Asia. अब देखिए, तो सोचने की बात यह है कि जिस समाज में राजा लोग जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और राज्य वर्ग में आते थे, ठीक है, नॉबल्स में आते थे, उन लोगों ने ब्राह्मणों को चैलेंज नहीं किया। लेकिन ये जो वेवर थे, जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले थे, छोटे मोटे ट्रेडर थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने कैसे चैलेंज किया? तो इसलिए किया क्योंकि जो वेवर्स थे ना, भारत की कॉटन का या भारत का जो भी टेक्सटाइल था, कपड़ा था, उसकी डिमांड पूरी वर्ल्ड में थी और ये लोग उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए दुनिया के अलग अलग जगहों से संपर्क करते थे। बाहर से लोग भी व्यापार करने आते थे, उनसे भी इनका संपर्क या कांटेक्ट होता था। जैसा कि आपको बताया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया का मतलब हो गया आपका, वेस्ट एशिया का मतलब हो गया पूरा अरेबियन कंट्री, और सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया, ये सारे देश हो गए। तो ये सारे के सारे जो देश हैं, ये डायरेक्टली यूरोप से कांटेक्ट में थे और फिर भारत से कांटेक्ट में भी थे। तो इसलिए इनके कांटेक्ट में आने के बाद उनको चला कि हमारा समाज तो बहुत बैकवर्ड है, केवल जो ऐसा तो दुनिया में कहीं है ही नहीं कि एक ही जो कास्ट या कैटेगरी के लोग हैं कुछ ना करें फिर भी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। तो इसी कारण से इन लोगों ने चैलेंज किया ब्राह्मण के पोजीशंस को। मैनी ऑफ these new religious leaders questioned the authority of the Vedas and expressed themselves in languages spoken by ordinary people, which developed over centuries into the ones used today. अब देखिए, पहले तो इन लोगों ने ब्राह्मणों को चैलेंज किया, उसके बाद इन लोगों ने वेदास, वेदों के अधिकार, ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेदों के अधिकार पर क्वेश्चन उठाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी लोग बातें इसलिए सुनते थे, आम जनता या जो कॉमन पीपल इसलिए इनके इन्फ्लुएंस में थे क्योंकि इन लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि वो लैंग्वेज बोलते थे जो कि आम आदमी बोलते थे। हमारे आपकी भाषा, मान लो कोई अनपढ़ है, उसको संस्कृत का नहीं पता और वहां पे संस्कृत में कोई उपदेश या प्रवचन दे तो कैसे वो समझेगा आम आदमी, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वही उसी के अपनी भाषा लैंग्वेज में अगर हो तो बिल्कुल वो समझेगा और उसकी बात को इंपॉर्टेंस भी देगा और उसका एक ज्यादा इन्फ्लुएंस या प्रभाव भी पड़ेगा। which developed over centuries into ones used today, ये तो पता है आपको। However, in spite of their popularity, these religious leaders were not in the position to win the support of the ruling elites, elites है ना, एक सेकंड इरेज करना पड़ेगा। बेशक ये जितने भी छोटे मोटे ये साधु हुए, जैसे आपको कबीर का, नानक का, इन सबों के बारे में सुना होगा आपने, तो ये उन्हीं तरह के लोग थे, कबीर, नानक, मीराबाई, इस तरह से। बेशक ये आम आदमी में बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन अभी भी इनको लीड, जो रूलिंग एलाइट से मतलब जो राजा था, सरदार था या मंत्री थे, उनका सपोर्ट इनको अभी नहीं मिल रहा था। A new element in this situation was the coming of the Turks, which culminated in the establishment of the Delhi Sultanate, 13th century. This undermined the power of many of the Rajput state and the Brahmins who were associated with this kingdom. This was accompanied by marked changes in the realm of culture and religion. The coming of the Sufis was a significant part of this development. अब देखिए क्या हुआ। पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मिडिवियल एरा हमारा स्टार्ट हुआ, उसमें राजपूत राजाओं ने सबसे पहले, हिंदू में राजपूत राजाओं ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। उन लोगों ने ब्राह्मणों को किसी भी तरह चैलेंज नहीं किया, लेकिन आगे जा करके इसमें जो वेवर्स थे, मैंने यहाँ दिखाया, जो वेवर्स थे और जो छोटे मोटे व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे,
उन लोगों ने चैलेंज किया। क्यों किया चैलेंज? क्योंकि सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से उनका कांटेक्ट होता था, वो लोग दुनिया के दूसरे देशों के धर्म के बारे में भी जानते थे। लेकिन आगे जा करके क्या हुआ कि इन लोगों ने लोकल लैंग्वेज यूज की, और उसके साथ साथ इस लोकल लैंग्वेज की यूज करने के चलते बहुत कॉमन पीपल तो इनके साथ थे, लेकिन जो रूलिंग एलाइट्स थे, मतलब कि राजा और राजा से संबंधित जो सरदार थे, उन लोगों का कोई भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, आगे जाके एक न्यू चेंज आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि जो इंडिया में तुर्क्स है, अब तुर्क मतलब कि तुर्की के साइड के, ये भी वेस्ट एशिया के तरफ से ही आए थे। और इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि जितने भी राजपूत राजा थे उनसे युद्ध किए, उनको खत्म किया। अब जब राजपूत राजा खत्म हो गए, तो जिस धर्म को या जिस प्रतिष्ठित वर्ग को, जिस रिलीजियस कम्युनिटी और कैटेगरी को सपोर्ट करते थे, जो ब्राह्मण थे, उनका भी सपोर्ट खत्म हो गया। ठीक है, और एक नई तरह की कल्चर सामने आई, और वो क्या थी? सूफीज्म। पता ही है, सूफीज्म आए। ये तुर्क लोग जो आए थे वही अपने साथ सूफी धर्म भी लेकर के आए। ठीक है, उन्हीं लोगों में से सूफी धर्म को भी आगे बढ़ाने वाले लोग थे। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, अब बोल लेंगे तो, और नहीं तो हम आगे बढ़े। देखिए, न्यू स्टैंडर्ड्स आप लोग लाइन वाइज इसलिए समझो क्योंकि आपके 12th के लिए नहीं, इंडिया का कोई भी जनरल कंपटीशन ऐसा नहीं है ना जो ये सब एनसीईआरटी की बुक से बाहर कुछ भी देता हो। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको देखें। न्यू स्टैंडर्ड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। अब क्या हुआ, जो आप खुद सोचिए, अभी अगर आपने किसी मुस्लिम वर्ग को देखा होगा तो उनका पहनावा कुछ अलग तरह का ही होता है, और वैसा पहनावा हिंदू वर्ग के लोग कभी भी नहीं करते। समझ रहे हैं? तो ये एक नया, उनके जो वस्त्र थे, उनके जो कपड़े थे, जो क्लोथिंग सेंस था, उसी से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ, और वो खुद ही एक हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, और हमारे धार्मिक परिवेश को, रिलीजियस एस्पेक्ट को भी बांटता था। वो लगता था उस पहनावे से कि ये जो लोग इस तरह का पहनावा करते हैं वो हमारे हिंदू सोसाइटी से अलग है, हमारे हिंदू रिलीजन से अलग। पहले मैं ये बॉक्स बता दूं, उलेमा या उलमा कर सकते हैं, प्लूरल ऑफ एलिम, और वन हु knows, are a scholar of Islamic studies. As preserves of this tradition, they perform various religious, judicial and teaching functions. आपने देखा होगा जो मौलवी होते हैं अभी भी मस्जिदों में, तो उलमा उस जमाने में क्या होते थे? एक इस्लाम धर्म के जानकार होते थे, विद्वान होते थे। ये इस्लाम धर्म में कुरान में जितने भी शरिया में कानून थे उनको, सब कानून को जानते थे, और समाज में कोई भी अपराध होता था तो उनके पास ये मामला ले जाया जाता था, और एक एज अ जज और एज अ जुडिशियल ऑफिसर वो उस पर अपना जजमेंट और फैसला भी देते थे। और साथ ही साथ जो लोग भी इस्लाम में शिक्षा लेना चाहते थे उनको टीचिंग भी देते थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, just as the regions within the subcontinent were not isolated from one another, so too contact with land beyond the seas and mountains and existed for millennia. Arab merchants, for instance, frequented ports along the western coast in the first millennium C, while Central Asian people settled in the northwestern part of the subcontinent. During the same period, from the 7th century, with the advent of Islam, these regions became part of what is often termed as Islamic world. हुआ क्या? अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है आपको पता ही है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाऊं जरा व्हाइट बोर्ड पे, आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। 1 मिनट।
देखिए अब जैसे आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है। अब देखो इंडिया आपको दिख रहा है, उसके बाद बेटा यहाँ पर आपका पाकिस्तान है इस तरह से आगे जाके, उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से अफगानिस्तान, और यहाँ से हम देखें तो कुछ यहाँ पर स्पेस कम है, इस तरह से हमारा चाइना है, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है, ये नीचे श्रीलंका है, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास बनाने की, ठीक है, ये आपका म्यांमार है, ठीक है। सर हाँ जी, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन साफ नहीं दिख रही आप लोगों को? नहीं, मुझे तो नहीं दिखती। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, इतना तो चाहिए। अब देखा आपको? यस सर। ठीक है, तो ये आपका चाइना है, इस तरह लैपटॉप पे लिखना बड़ा मुश्किल है ड्रॉ करना। ये अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, अभी रिसेंट में जो है अभी ये बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, एम फॉर म्यांमार, ये आपको पता ही है कि ये नेपाल है, और यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ये भूटान। अब अगर आप देखो तो चाइना जो हमारा है ये शुरू से ही हमारे साथ नहीं था, ठीक है, चाइना शुरू से ही इंडिया का कभी पार्ट नहीं रहा है, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है, ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार भी अपने साथ, नेपाल भी अपने साथ नहीं था, भूटान भी अपने साथ नहीं था, लेकिन फिर भी ये सारे देश एक ना एक तरह से मिल करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते थे, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते थे तो उस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, ये कभी भी अलग नहीं था, सब मिले हुए थे, और ये आगे जाकर के अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, तो ये किस तरह से अरब वर्ल्ड से था। देखिए अगर आप अरब वर्ल्ड को देखो तो मैं आपको बताऊंगा, अब ये देखिए, ये तो आपका इराक है, यहाँ पर आपका ईरान है, ठीक है, आपको पता है इस साइड में पाकिस्तान है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। ये पूरा का पूरा अगर आप ये देखो तो इसको कहते हैं बेटा वेस्ट एशिया, ठीक है, ये वेस्ट एशिया है। ये क्या है, अब अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ से यूरोप हो जाता है ऊपर, और ये था भारत, तो ये अरेबियन जितने भी पेनिसुला के अरेबियन सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, ठीक है, तो अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी देश थे उनका सीधे भारत से व्यापार था। ये अरेबियन ट्रेडर्स जो थे अरेबियन सी के थ्रू, आपको पता होगा ये अरेबियन सी यहाँ पर है, ये तो पता ही होगा।
तो अरेबियन सी के थ्रू भारत आते थे और पूरा का पूरा जो ये वेस्टर्न कोस्ट आपको दिख रहा है गुजरात तक, ठीक है, ये पूरा अरब के लोग यहाँ से आकर के व्यापार से ट्रेड करते थे यहाँ चीजों को लेकर के, और ये अपने रास्ते से होते हुए, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी से होते हुए इटली, और आपने रोम का नाम सुना होगा, और वहां पे व्यापार करते थे। तो ये जो अरेबियंस थे, इन अरेबियंस ने ही यूरोप, ये शायद मैंने बताया भी था आप लोग को, और इंडिया के बीच में जोड़ने का काम किया। मैंने आपको बताया था कि राजपूत काल में जो ब्राह्मण लोगों को चैलेंज नहीं करते थे, लेकिन बाद में वेवर्स, अब बेटा यहाँ से वो लेते क्या थे, यहाँ से जो भी गारमेंट्स की चीजें होती थी, मसाले, वो लेते थे अरब के व्यापारी, यहाँ से ज्ञान लेते थे, मतलब कि मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इंडियन जो भी टेक्स्ट थे उनकी जानकारी लेकर के, और यूरोप में प्रचार किया। तो पूरे के पूरे यूरोप में जो भी मॉडर्न साइंस दिखता है वो, और एस्ट्रोनॉमी स्पेशली, वो अरेबियन लोगों ने दी थी, और वो अरेबियन लोगों ने ली कहां से थी, इंडिया से ली थी। तो अरेबियन पेनिसुला या अरबीय प्रायद्वीप जो था, इसके जितने भी देश थे, ये भारत और यूरोप के बीच में एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम करते, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते। देखिए, वही कहा मैंने कि अरब मर्चेंट्स फॉर इंस्टेंस फ्रीक्वेंट पोर्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। मैंने आपको बताया था कि जो मेरा वेस्टर्न कोस्ट था इंडिया का, वहां पे अरब के लोग ऊपर से आए और यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए अपने पोर्ट्स बनाए, या जो पोर्ट्स पहले से थे वहां व्यापार करने के लिए रुके, ठीक है। वाइल सेंट्रल एशियन पीपल सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था ऊपर वाला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगा हुआ हमारा जो बॉर्डर है, तो अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां पर सेंट्रल एशिया से लोग आकर के बस ही गए। अरब के लोग आते थे, व्यापार करके जाते थे, लेकिन सेंट्रल एशिया के लोग यहीं पर बस गए। और कारण क्या था? क्योंकि सेंट्रल एशिया में ऐसा कुछ होता नहीं था जिससे उनका जीवन चल सके, लेकिन हमारे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका था वो बहुत अधिक प्रोस्पेरिटी वाला था, समृद्धि वाला था, ठीक है। और आपको पता है जब ये अरब के लोग यहाँ आए और फिर सेंट्रल एशिया के लोग आके बसने लगे, तो यहीं पर इस्लाम धर्म की भी स्थापना की जाने लगी। आगे फेथ्स ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट्स, जो राजा थे उनका विश्वास क्या था और वो किस तरह के सब्जेक्ट्स में विश्वास करते थे, देखिए। और सब्जेक्ट्स क्या था सर? ये पेज कितना है इसमें? 31। चलो, अच्छा, आप लोग को आज तो कोई क्लास व्लास तो नहीं लेनी है ना दूसरी कोई? अगर नहीं लेनी है तो फिर कंटिन्यू रखेंगे, और भी एक दो क्लास। टेस्ट तो तक नहीं है। One axis of understanding the significance of this connection that is frequently adopted is to focus on the religions of ruling elites. In 711, an Arab general named Muhammad Qasim conquered Sindh, which became part of the Khalifa's domain. Late, the Turk and Afghan stabilized the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of Sultanate in the Deccan and other part of the subcontinent. Islam was an acknowledged religion of rulers in several areas. This continued with the establishment of the Mughal Empire in the 16th century, as well as in many of the regional states that emerged in the 18th century. Theoretically, Muslim rulers were to be guided by the ulama, who were expected to ensure that they ruled according to the Sharias. Clearly, the situation was complicated in the subcontinent, where there were population that did not subscribe to Islam. पहले मैं आपको बताऊं कि भारत में, हमारे इंडिया में किस किस तरह से मुस्लिम रिलीजन का एग्जिस्टेंस हुआ और स्टेबलाइजमेंट हुआ, वो देखिए आप लोग। उसके बाद आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, लाइन सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, अब देखो, हमारे इंडिया में
जो सबसे पहले आप समझ सकते हैं 724 एडी में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। ये अरब में आपको पता है जो रिलीजियस टीचर होते थे या रिलीजियस हेड होते थे सुप्रीम, जिनको कि धार्मिक गुरु भी कहते थे, वो होते थे खलीफा। वहां के अरब के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को 724 में यहाँ इंडिया भेजा। इंडिया में आपको पता है कि पाकिस्तान में सिंध नाम का एक स्टेट है, वहां पर ये आया। वहां जब आया तो इसने पूरे सिंध को कॉन्कर कर दिया। सिंध को कॉन्कर किया, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते नजदीक में ही गुजरात था, ये गुजरात भी पहुंचता है। और गुजरात पहुंचता है तो वहां सोमनाथ टेम्पल का आपने नाम सुना होगा। उसको ये वहां जब जाता है और इसके जो भी जासूस होते हैं इसको बताते हैं, जो भी स्पाई होते हैं, कि यहाँ पर आपको दौलत या धन एक ही जगह मिलेगा और वो है यहाँ के टेम्पल्स। और पूरी दुनिया में सोमनाथ टेम्पल फेमस था अपने प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के लिए। तो यहाँ पर आता है और उस इतना दौलत यहाँ से लेके जाता है कि आधे ऊंट और खच्चर जो उसके होते हैं, ठीक है ना, पौनी जिसको कहते हैं, वो तो रेगिस्तान में उस वजन को ले जाने के चलते, वजन के चलते ही मर जाते हैं। जब लौटता है खलीफा के पास तो खलीफा देखता है और खलीफा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा दौलत है, और उसने कहा कि ये केवल एक या दो इलाके और टेम्पल्स है। तो खलीफा ने सोचा कि अगर पूरे भारत को ही कॉन्कर कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ये बात बस एक ड्रीम बन के ही रह जाती, क्योंकि हलाकू एक मंगोल नाम का मंगोल इन्वेडर था। वो मंगोल इन्वेडर का नाम क्या था? हलाकू, ठीक है। हलाकू ने आगे जाकर के लास्ट जो खलीफा थे उनको भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब जो मोहम्मद बिन कासिम, इसका नाम जो खलीफा का जो गुलाम था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 724 में इंडिया आया था। अब जब मोहम्मद बिन कासिम, जब खलीफा ही मर गया और मोहम्मद बिन कासिम भी उसके साथ सूली पे चढ़ा दिया गया, तो अब ये ड्रीम तो खत्म हो गया। लेकिन लोगों को ये पता चल गया था अरब में कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां की बहुत ज्यादा वेल्थ है और इंडिया को कॉन्कर किया जाना चाहिए। तो इस वेल्थ के कारण ही दुनिया के सारे जितने भी इन्वेडर थे, और मोस्टली वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, जैसे मान लो कि अगर आप तुर्क की बात करो, ठीक है, जो वेस्ट से आए थे, अगर आप मंगोल की बात करो जो नॉर्थ से आए थे, और अगर आप बात करो यूरोपियंस की जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, तो ये सारे के सारे लोग जो इंडिया में हमारे आए वो इंडिया के वेल्थ के लिए आए थे। और आपको पता ही है कि जो यूरोपियंस थे वो मोस्टली यहाँ के स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, इन सब चीजों के लिए आए थे। जब खलीफा मर गया, उसका खात्मा हो गया बिल्कुल, वो उसका जो भी किंगडम था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। तो अब अरब के जितने भी ट्रेडर्स थे उनको पता चल गया कि इंडिया से व्यापार करना बहुत अच्छा है। वो व्यापार चलता रहा। आगे जाके तुर्की से जो लोग इन्वेडर थे, योद्धा थे, वो आप कह सकते हैं ना कि वो हर्डर्स, जो यायावर होते हैं, अपने चारवाहों, अपने जानवरों को लेके घूमते रहते हैं, कबीले वाले, तो वो एक एक करके भारत पे हमला करने लगे। और ये जो अफगानिस्तान का जो इलाका था, पाकिस्तान का इलाका था, वहीं पर बार बार अटैक होने लगा, ठीक है। ये अटैक, अब देखो आगे जाकर के अटैक किस तरह से काम आए और किस तरह से इंडिया में स्टेबलाइजमेंट हुई मुस्लिम रिलीजन की या मुस्लिम किंगडम की। तो सबसे पहले 1000 ईस्वी में, सॉरी 1000 एडी में कौन आया? महमूद गजनवी। ये अफगानिस्तान से आया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया था। उसने इंडिया पे 17 अटैक्स किए थे, 17 आक्रमण किए थे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो अटैक था वो बस, उसका इंपॉर्टेंस ये था कि इसको जितनी भी यहाँ से वेल्थ लूटनी थी वो लूट के ले गया।
लेकिन इसने यहाँ पे अपने अंपायर का या किसी भी तरह साम्राज्य की स्थापना या स्टेबलाइजमेंट नहीं की। उसको यहाँ राज्य करने का में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की एनालिसिस करो और अगर आप विश्लेषण करो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इस अटैक ने ये दिखा दिया कि इंडिया के जितने भी एम्परर हैं, जितने भी छोटे मोटे जो भी एम्परर नहीं किंग्स कर सकते, छोटे मोटे जो राजा थे या फ्यूडल से सरदार थे, उनके बीच में एकता बिल्कुल नहीं थी, यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। अगर आपको किसी पड़ोस किसी राजा को अगर हराना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसके नेबर का जो फ्यूडल होगा, जो सरदार या किंग होगा, आप उसको अपने तरफ मिला लो, वो खुद ही उसके सारे भेद को बता देगा। तो ये चीज महमूद गजनवी के आक्रमण से पता चली। और वो मेन चीज क्या थी कि देर इज नो एनी यूनिटी बिटवीन द स्मॉल और बिग किंग्स इन इंडिया। ठीक है, कोई भी तरह की यूनिटी नहीं थी। वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, मरते रहते थे। उनको अपने धर्म या हिंदू वाद को लेकर के या किसी भी चीज को या एक नेशन के रूप में वो खड़े कभी नहीं रहे। तो इनका इंपॉर्टेंस ये था कि इनको वेल्थ मिला, पता चला इंडिया में वेल्थ बहुत ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया के राजाओं के बीच में यूनिटी नहीं है। लेकिन इंडिया में स्टेबलाइजमेंट कैसे हुई वो देखिए। आगे चल के अफगानिस्तान से ही महमूद गौरी, ठीक है, 1191 में, ठीक है, महमूद गौरी भारत पे अटैक करता है। उस समय दिल्ली पर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा आप बच्चों ने, पृथ्वीराज चौहान का राज्य रहता है। ठीक है, ये एक सेकेंड बेटा वेट करना। एक, बेटा देखो, तो 1191 में महमूद गौरी, जो कि महमूद गजनवी के देश से ही अफगानिस्तान जो था वहीं से आया था, इसने क्या किया कि दिल्ली पे अटैक करने की सोची। दिल्ली में उसमें पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और पृथ्वीराज चौहान किस डायनेस्टी से या वंश से था? तोमर, तोमर डायनेस्टी से था। ठीक है, इसने जब अटैक किया, इसको तो लगा कि सारे कमजोर राजा हैं। महमूद गजनवी ने जिस तरह जाकर के इंफॉर्मेशन दी थी या जिस तरह से प्रचार था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कि यहाँ पे जो भारत के राजा हैं बहुत ही वीक हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन इसको इस बात का पता नहीं कि पृथ्वीराज उनमें से एक नहीं था। पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर था। इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पराजित कर दिया, डिफीट कर दिया। और मोहम्मद गौरी ने बोला भी था कि या तो तुम मुझे मार दो, ठीक है, या सूली पे चढ़ा दो, नहीं तो अगर आपने किसी भी तरह से मुझे जाने दिया तो दोबारा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पृथ्वीराज चौहान आपको पता ही हमारे देश के राजा आदर्शवादी थे, इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक साल बाद ही, है ना, 1192 में मोहम्मद गौरी सॉरी फिर भारत आता है। और इसको कहते हैं द बैटल ऑफ
तराइन सेकंड, तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये तराइन का पहला युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था। द्वितीय युद्ध में जब हुआ, मोहम्मद गौरी अपने पूरी सेना को लेकर के आया और बुरी तरह से इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी बुरी तरह हार गई और पृथ्वीराज चौहान को मैदान छोड़ के भागना पड़ा पूरी दिल्ली में। अब दिल्ली मतलब याद रखिएगा, ये तराइन का युद्ध हुआ और दिल्ली पे कॉन्कर किया, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़े बहुत इलाकों पर ही केवल अधिकार था। इन जो शुरुआती मुस्लिम शासक जितने भी थे, ठीक है ना, अर्ली मुस्लिम एम्पर जितने भी थे, उनका पूरा भारत पे अधिकार नहीं था। इवन पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी वो नहीं पहुंचे थे, समझ रहे? तो पृथ्वीराज चौहान मैदान छोड़ के भागते हैं और ये पुराने किले, दिल्ली का जो पुराना किला है वहां पकड़े जाते हैं और इनको कत्ल कर दिया जाता है। आप लोगों ने जितनी भी कहानियां सुनी है कि चंद्रवरदाई ने इनकी मदद की और इनको आंखें फोड़ दी गई और इन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया, ये सारे ढकोसले गलत बात है, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया, उसके बाद महमूद गजनवी आया, उसके पास मोहम्मद गौरी आया, और मोहम्मद गौरी के आने के बाद एक इंडिया में एक स्टेबलाइजमेंट हुई। लेकिन ये स्टेबलाइजमेंट अभी अधूरी थी। उसमें देखिए क्या हुआ, ईयर था 1206, 1206 ईस्वी की बात है। भारत में दिल्ली का सुल्तान दिल्ली में रहते थे मोहम्मद गौरी। उसी समय अफगानिस्तान की कैपिटल जो गजनी थी, जहां पर ये जहां से आए थे, जहां इनका मेन राज था, इनके भतीजे है ना या नेफ्यू एल्दौज ने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब ये क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी उसको दबाने के लिए गया, उसको खत्म करने के लिए जाने वाले थे। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपने पूरे भारत का जो शासन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा आपने, ऐबक को यहाँ का कामकाज सौंप दिया। एक तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ का चार्ज दे दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं लौट के आऊं आप यहाँ पे देख रेख रखना। ये जा ही रहे थे तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक साल्ट रेंज, मतलब नमक के पहाड़ का एक रेंज है, वहां पे खोखर नाम की जनजाति रहती है। वहां पे उन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉर में मोहम्मद गौरी को मार दिया। अब ना तो मोहम्मद गौरी भारत में थे, ठीक है, ना तो मोहम्मद गौरी भारत में थे और ना ही अफगानिस्तान पहुंच पाए, वो तो बीच में ही रह गए, ठीक है। तो अब इंडिया में चार्ज किसके पास था? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। और अफगानिस्तान में कौन वहां बैठा हुआ था? एल्दौज, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान में एल्दौज राजा रह गया और इंडिया में इस तरह से कौन राजा हुआ?